फैमिली ऑफ सर्कल्स जस्ट हमने स्टार्ट लिया था, हालांकि एक छोटा सा टॉपिक है मिस हो रखा है, वो अभी उस क्लास में लेंगे, उनका भी मिस हो रखा है, ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब नोट्स में ये इससे पहले प्लान्ड होगा, अभी उस क्लास में कराऊंगा सेकेंड वाले में, ठीक है ना। तो जैसे ही आप दो सर्कल्स देखते हो तो आपके माइंड में दोनों सर्कल्स का नेचर क्या क्या पॉसिबल है वो देखना है, ठीक है ना। तो आपको यही 6 पॉसिबिलिटी दिखेगी, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था, ठीक है ना। क्या सर्कल्स आर या तो सेपरेटेड, या फिर एक्सटर्नली टचिंग, या फिर इंटरसेक्टिंग, या फिर इंटरनली टचिंग, या फिर कॉन्टेनिंग। और कॉन्टेनिंग का ही एक पर्टिकुलर केस होता है कॉन्सेंट्रिक होना, ठीक है। अब इनको जज करने का बेस्ट वे क्या है भाई, हमें पता क्या होगा दोनों सर्कल की इक्वेशन। अब पता क्या होगा दोनों सर्कल की इक्वेशन, तो मान लो ये सर्कल है ना, तो इसका सेंटर दोनों का पता होगा और दोनों का रेडियस पता होगा, है ना। तो देखो ये नेचर जो पकड़ना है हमें दो सर्कल का, वो कहाँ से डिसीजन होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले केस को सोचते हैं, व्हेन द टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग, ठीक है। तो एक 10वीं में आपने पढ़ी होगी ये बात कि अगर दो सर्कल्स ऐसे टच करते हैं तो यहां पर अगर आप कॉमन टेंजेंट डालोगे, है ना, सोचो मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो ए बी के साथ एक सीध में होगा, है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर से भी 90 और इधर से भी 90। तो कहने का मतलब कि व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, दोनों ही केस में आपको ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है मतलब जहाँ पे कि दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, ये दोनों सेंटर्स के साथ क्या होगी, कोलिनियर होगी, यस और नो। इसको इजीली ऑब्वियस समझा जा सकता है। तो अब सोचो अगर हमें पता है कि दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये टच वाला पॉइंट ए और बी एक सीध में है, तो आप जरा देखो तो यहाँ आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो कभी भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, देखो जो कि मज़े से ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल ही आएगा, तो कभी भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियस के बराबर है, तो हम कहेंगे द टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग। जरा इंटरनल टच का देखो तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर है, तो हम कहेंगे कि भाई दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो तीसरा फिगर है ये इन दोनों के बीच का ही तो केस हुआ, है ना। क्या आप सोचो, जैसे ही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 प्लस R2 से कम हो गया तो ये सर्कल काटना शुरू कर देंगे, और कब तक काटेंगे, जब तक कि मॉड R1 माइनस R2 से बड़ा है। तो आप देखो आपको दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे, उसका कंडीशन मिल चुका है, क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियस से लेस होना चाहिए और डिफरेंस ऑफ रेडियस के मॉड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम कहाँ से शुरू किए, बॉर्डर लाइन केस 1 2, ये हो गया उसके अंदर का केस, ये हो गया उसके बाहर का केस, है ना। मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियाई से भी बड़ा हो गया तो सर्कल्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बारी देखें तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई से भी छोटा होगा। हाँ, अब गौर करने वाली बात, इधर मैंने ओपन जीरो रख रखा है, क्यों, क्योंकि जीरो अगर हो गया तो फिर सर्कल्स क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो नेचर पकड़ने में 3 बातें हेल्प कर रही हैं, क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स,
सम ऑफ रेडियस, डिफरेंस ऑफ रेडियस का मॉड, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सम ऑफ रेडियस, डिफरेंस ऑफ रेडियस का मॉड। ये तीन बातें निकालते ही तुरंत पकड़ में आ जाना है कि दोनों सर्कल का नेचर कैसा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो तो यहां से फिर आपको लास्ट क्लास में ये एक बात बताई कि दो सर्कल्स अगर सेपरेटेड है तो ये सबसे जनरलाइज्ड केस हुआ और इसमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये ब्लू से बने हुए हैं और रेड से। ब्लू वाले का नाम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, समटाइम्स इसको एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में हम इसको कहा करेंगे डीसीटी, ठीक है। और एक रेड से मैंने बना रखे हैं टेंजेंट्स, इनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स या इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो आपको दो सर्कल में मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स कॉमन हो सकते हैं? तो 4, 2 तो एक्सटर्नल, 2 इंटरनल, ठीक है। आओ जल्दी आओ, है ना। तो फिर मैंने आपको एक बात बताई, देखना जरा इस फिगर में कि ये जो दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट जहां काट रहे हैं मान लेते हैं एम पे, और दोनों इंटरनल टेंजेंट जहां काट रहे हैं मान लेते हैं एन पे। तो हमने लास्ट क्लास में एक बात सीखी कि जो अपना सेगमेंट ए बी है, जो अपना सेगमेंट ए बी है, उसको एन जो है रेडियस के रेशियो में इंटरनली काटेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। और जैसे ए बी का बोल रहे हो तो R1 पहले, बी ए का बोल रहे हो तो R2 पहले। तो ए बी को एन इनके रेडियस के रेशियो में इंटरनली काटेगा, और जो m है वो ए बी को रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नली काटेगा, बेटर, ठीक है। तो यहां से फिर आपको मैंने एक चीज रिकॉल कराया था, कभी भी आपको, अरे शिफ्ट हो जाओ थोड़ा, कभी भी आपको दो सर्कल्स की इक्वेशन पता है और आपको चारों कॉमन टेंजेंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले अटैक करना पड़ेगा आपको m और n पर, सेक्शन फॉर्मूले से सीधा सीधा आ जाना है, ठीक है ना। और एक बार m और n आ गया तो आप इसकी इक्वेशन पॉइंट स्लो फॉर्म में लिख लो, और कोई मुझे m बता दे तो कौन बताएगा? p = r। अब p = r के लिए हम चाहें तो इस सर्कल का इस्तेमाल कर ले, हम चाहें तो इस सर्कल। एंड सिमिलर प्रोसेस फॉर इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स, उस केस में पॉइंट का इस्तेमाल क्या करेंगे? n, ठीक है। अब यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जरा देखना एक चीज, देखो, रुको, ये यहां मिसप्लेस्ड है, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा मिसप्लेस्ड। देखो अब यहां पे कह रहा है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, पूछा हमसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नेचर पकड़ते हैं दोनों सर्कल्स का। तो मान लेते हैं एक का सेंटर है C1, सॉरी, एक का सेंटर है C1, तो C1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और रेडियस R1 लिख लेते हैं, यानी कि 1। और ऐसे ही देख लेते हैं C2 -3,1, ठीक है ना। और R2 क्या हो जाएगा? 9, लाइन +1 कितना आया? तो जैसे ही हमने C1, C2, R1, R2 देखा, तो हम पहले डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स देखते हैं, तो क्या हुआ? 1 + 3 4 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, है ना। कितना आ गया? √20, यानी कि 2√, ठीक है। अब एक डेटा हम लेते हैं R1 + R2, ठीक है ना, विच इज 4। तो हमने क्या पाया कि ये जो चीज़ है वो 4 से तो बड़ी। तो जैसे ही हमें ये बात समझ आई,
तो यहाँ से क्या क्लैरिटी आ गई कि जो सर्कल्स है दे आर सेपरेटेड, जो सर्कल्स हैं दे आर सेपरेटेड, ठीक है ना। और इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? 4, है ना। तो कॉमन टेंजेंट्स होंगे 4, तो एक का तो आंसर हो गया 4 कॉमन टेंजेंट्स। क्या हो जाएगा? 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है ना। और अब दूसरी बात कि भाई इनके कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या, ठीक है ना। तो कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या, तो देखो यहां पर ये जो भी है, या एक काम करते हैं ना, वहां से ही फिगर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना बन रखा है ना, देखो ये वाला, देखो अब ये यहां पर हमने कॉपी कर लिया, जिसमें अपने पास ये अपना C1 है, ये C2 है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये जहां मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाह रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं, तो देखो क्या है, ये सब आपस में क्या होंगे? ये सब आपस में कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये अपना M है और ये N है, ठीक है ना। तो देखो C1 अपना क्या था? 1,3 और C2 क्या था? है ना। तो अब यहां पर हम जो करेंगे, एक क्या करेंगे कि NC1 अपॉन NC2 इज R1:R2। अब R1:R2 मतलब 1:3, तो देयरफॉर N के कोऑर्डिनेट्स आ गए, नहीं तो 1:3, तो 1 वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई करो तो -3 + 3 और अपॉन 1 + 3, ठीक है ना। और क्या हो जाए? 1:3, तो 1 + 9 अपॉन 1 + 3। तो N के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने? 0, क्या 5/2, ठीक है ना। सिमिलरली मैं बोलूँ MC1 अपॉन MC2, तो इट विल बी R1 अपॉन R2, यानी कि वंस अगेन 1:3। तो देयरफॉर M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो बस प्लस की जगह क्या डाल देते हैं? माइनस, तो -3 अपॉन 1 - 3 और 1, दिस इम्प्लाइज M हो जाएगा अपना कितना? तो -6 अपॉन -2 यानी कि 3, और ये हो जाएगा अपने पास -8 अपॉन -2 यानी कि 3,4, है ना। तो अब हमें ये ब्लू लाइन और रेड लाइंस की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो जैसे मैं ब्लू वाली निकाल के दिखाता हूँ, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप M है, इसका स्लोप M है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ DCT लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ DCT क्या हो जाएगा? तो y - 4 = M × x - 3, तो ये क्या आ गया? mx, है ना, -y + 4। अब हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे m बता दे, तो कोई मुझे m बता दे तो देखो जरा, C1 से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर 1 के बराबर, या C2 से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर 3 के बराबर, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो जैसे C1 से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर 1 के बराबर, तो यहाँ पर देखो, तो C1 से इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, तो 1,3, तो कितना हो गया? M - 3 + 4 - 3m का मॉड और अपॉन रूट के अंदर 1 + m², किससे इक्वेट कर दे? 1 से, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया अपने पास? तो ये आ गया मॉड ऑफ 1 - 2m, यानी कि 1 - 2m का स्क्वायर, और इक्वल्स टू
नाउ वी कैन सॉल्व, है ना। तो यहाँ से देखो तो ये प्रोसीड करोगे तो क्या आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वस टू, है ना। तो यहाँ से देखो तो क्या आ गया 1 1 कैंसिल होके और 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वस टू 0, यानी कि क्या बोलोगे m 0 या फिर 4/3, है ना। तो स्लोप 0 या फिर 4/3। तो देखो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशंस आ गए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ DCT, इक्वेशन ऑफ DCT क्या हो गया, m0 करोगे तो m0 में क्या आ गया y इक्वल टू 4, है कि नहीं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं 4/3x माइनस वाई और प्लस 4 और माइनस 3/m का मतलब कितना हो गया -4 इक्वस टू 0, ठीक है। क्या होगा समझ गए, कितना आ जाएगा मतलब बेसिकली 4x माइनस 3y इक्वस टू 0, ठीक है ना। तो y अपने पास कितना आ रखा है, देखो 4x माइनस 3y इक्वस टू 0 ही आएगा ना। अपने पास ये टेंजेंट्स क्या क्या आ गए, एक आ गया y इक्वस टू 4 और एक आ गया 4x माइनस 3y इक्वस टू 0, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, x इक्वल टू 3, अपने पास वो पॉइंट क्या आ गया 3,4। अच्छा, सिमिलर प्रोसेस से कौन आ जाएगा, रेड वन। बस मैं लिख के छोड़ देता हूँ, जैसे इक्वेशन ऑफ ICT, तो इक्वेशन ऑफ ICT तो यहाँ पर इसका स्लोप अगर हम मान लेते हैं कुछ m डैश, है ना, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5/2 और इक्वस टू क्या m डैश इंटू x माइनस 0, है ना। तो ये क्या आ गया फाइनली, अगर देखा जाए तो अपने पास 2y, है ना, 2y माइनस 5 इक्वस टू 2m डैश x, तो 2m डैश x और माइनस 2y प्लस 5 इक्वस टू 0। अब फिर इसमें कोई एक सर्कल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे 1,3 का किया तो 1,3 से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो 2m डैश माइनस 6 प्लस 5 का मॉड अपॉन रूट अंडर 4m डैश स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा, कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो स्लाइड है ये हमें क्या सिखा रहा है कि अगर आपको दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है तो आप तुरंत देख के पकड़ सकते हो कि उस पर कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, और ये भी तुरंत वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि वो कॉमन टेंजेंट निकालना कैसे। उसके लिए स्टेप 1 क्या रहा कि आपको ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जहाँ काट रहे हैं और इंटरनल कॉमन टेंजेंट जहाँ काट रहे हैं वो पॉइंट्स निकाल लेना है, और बारी बारी से पॉइंट स्लो फॉर्म लिख के P इक्वल टू R करके और वो लाइंस निकालना। हाँ, नो डाउट ऐसा पूछा तो ये कैलकुलेटिव होगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है, कई बार इस कैलकुलेशन से हमें बचाया जाता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से बचाया जाता है, तो अब देखो यहाँ पे उससे पहले मैं इस क्वेश्चन से पहले एक चीज यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा है शो दैट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। हम इस पे हम वापस आते हैं, ठीक है ना। इससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो हमें सर्कल्स की इक्वेशन पता है, ठीक है ना, मतलब सेंटर पता है, रेडियस पता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पता है, ठीक है ना। हम ये लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट निकालना चाहते हैं, है ना। तो ये कैसे निकाल, अब देखो इसके लिए एक तरीका बताता हूं। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस फिगर को अभी डिस्टर्ब नहीं करते, और देखो ये अपने से L निकालने कह रहा है क्वेश्चन। अब यहां पे मैं एक टेक्निक लगाता हूं, देखना जरा। मैं क्या करूंगा, इसको मिला दिया, क्या हुआ 90,
ये भी, और ए बी को भी मिला देते हैं, ठीक है। और देखो ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, इसको मैं वहां से कॉपी किया और बी से इसी लाइन को बना दिया। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने बी से ब्लू लाइन के पैरेलल एक लाइन चला दिया, बी से ब्लू लाइन के पैरेलल एक लाइन चला दिया। अब आप देखो तो ये पार्ट है अपना R2 और ये पूरा है R1, है कि नहीं? तो इतना पार्ट क्या होगा? R1 माइनस R2। कुछ अच्छा दिखा? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये ब्लू वाला पार्ट L है तो ये ब्लू वाला पार्ट भी L ही है, ठीक है ना? तो यहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। क्या आपको L चाहिए? तो L को आप बोल दोगे रूट के अंदर, L को आप बोल दोगे रूट के अंदर AB स्क्वायर, और नहीं प्लस कैसे? ये 90 हाइपोटेनियस है ना, ये भी AB इज हाइपोटेनियस, तो AB का स्क्वायर और माइनस, तो इसको माइंड में सेट करो। मतलब आपको अब के बाद अगर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट चाहिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हुआ? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई का स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर हम क्या बोलेंगे? देखो इस बार इंटरनल कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, ये वाले लेंथ की बात हो रही है L, ठीक है ना? तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, तो जरा देखना यहां पर ये L हमें निकालना है। तो फिर से मैं यहां एक पैरेलल फिगर बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको मिलाया तो ये 90, ये अपना R2, ये R1, यहां भी 90, ठीक है। और दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया। अब फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, जो L लेंथ है ना, और इसको यहां मैं A के पास रख देता हूं, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको, रुको ये, अरे सॉरी, ये थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ, इसको मैं थोड़ा एक बार सही करूं। देखो अभी ठीक है ना? अब इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूं। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? क्या अच्छा फील हुआ? यहां पर जहां भी एक कट हो रहा है, ये वाला पार्ट भी तो L ही होगा, है ना? और ये R1 है तो ये भी R1, और ये R1, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेनियस हो गया AB। तो वंस अगेन हम यहाँ L के लिए क्या बना रहे हैं फॉर्मूला, तो रूट के अंदर AB स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब अपने को ये दोनों फॉर्मूले लॉन रखने, ये वाला भी और ये वाला, ठीक है। अब देखो जैसे ये दोनों अंडरस्टैंडिंग बनी तो देखो कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, लेट C1 एंड C2 आर सर्कल्स डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ दैट इज टेंजेंट टू C1 एट P एंड C2 एट Q। अब जरा सोचो, सबसे पहले तो हम दोनों सर्कल का नेचर देखते हैं। तो फर्स्ट सर्कल के लिए फॉर C1 सेंटर क्या आएगा? सेंटर देखो 10, 0 है ना, और R1 रूट के अंदर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, कितना हो गया? 6। फॉर C2 सेंटर आ रहा है अपने पास, और R2
रूट के अंदर 225 माइनस 144 कितना हो गया? 144 में 225 घटाओगे तो कितना हो गया? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81, 9 बोलो, है ना? तो अब हम यहाँ दोनों के बीच के सेंटर मान लेते हैं, एक का सेंटर कुछ A है, दूसरे का सेंटर B है। C1 का सेंटर A है, C2 का सेंटर B है। तो ज़रा AB देखो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना? R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? 15। क्या फील हुआ? सेपरेटेड। अब सेपरेटेड फिगर में सुना, सेपरेटेड फिगर में अपने पास जो सेपरेटेड फिगर में यही सीन होता है, ठीक है? हाँ देखो, तो यहां पर सेपरेटेड वाले में हम ये फिगर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या? ये सेंटर है A, ये सेंटर है B। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट PQ दैट इज टेंजेंट टू C1 एट P एंड C2 एट Q। बोलो, C1 एट P और C2 एट Q। तो अब देखो दो तरह के टेंजेंट है, ब्लू और रेड। छोटा कौन हुआ? इतना घुमा फिरा के क्या कह रहा है? इंटरनल वाले कॉमन टेंजेंट की लेंथ की बात कर रहा है ना? तो इंटरनल वाले कॉमन टेंजेंट के लेंथ की बात कर, एक तो यहाँ मैं फिगर के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करूँ, छोटा वाला A है, बड़ा वाला B है ना? क्या बोले? हमेशा रेड वाले छोटे होगा ना? सोचो, तुम्हारे सामने है ना फिगर, तुम्हारे सामने है ना फिगर। ये देखो, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। बट वो सेम पॉइंट है, थोड़ा चले पर कंपेयर कैसे कर सकते? नहीं समझे तुम? ऐसे चलो सेंटर्स को ऐसे मिला दो, तो तुम्हें यहां पर यहां से फील करो, ये वाली चीज और ये वाली चीज इसके मुकाबले दूर नहीं है, होगी ना? चलो छोड़ो, हटाओ। यहां से देखो, फॉर्मूले से देखो, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट क्या आया? AB स्क्वायर में हम R1 और R2 का डिफरेंस का स्क्वायर घटा रहे हैं, जबकि इसमें R1 और R2 के सम का स्क्वायर घटा रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा? छोटा होगा ना, ठीक है ना? तो अपने से यहां पे कौन सा पूछ रहा है? इस वाले क्वेश्चन में ICT की लेंथ पूछ रहा है। मतलब इसने कहा कि भाई C1 को P पर और C2 को Q पर काटे, ठीक है ना? तो आपको यहाँ PQ चाहिए, तो PQ चाहिए, तो यहाँ तो आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला है। क्या बोलोगे? रूट के अंदर AB का स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस। व्हाट इज द आंसर? ठीक है। फिर देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू सर्कल्स हैव एन एक्सटर्नल टेंजेंट विथ लेंथ 36 सेंटीमीटर, ठीक है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज सर्कल्स इज 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहना चाह रहा है? नहीं, इतने की लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही नहीं। तो यहां पर ये एक तरीके से इतने पार्ट की लेंथ कह रहा है, कितना? 14 सेंटीमीटर। इतने पार्ट की लेंथ कह रहा है 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द लॉन्गर सर्कल इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मतलब इस और इस रेडियस में क्या रिलेशन है? ये r है तो ये 4r है, ठीक है ना? तो देन द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू, है ना? तो ठीक तो है, सोचो, ये 4r तो ये भी 4r होगा, बोलो। और इतना पार्ट क्या हो गया? 14, और ये हो गया r, है ना? तो अब देखो यहाँ पर आप जो क्या चाहिए आपको,
लेंथ दे रखा है ये वाला कितना 36, नहीं तो आपने क्या पढ़ा है 36 इज इक्वल टू रूट के अंदर AB स्क्वायर यानी कितना हो गया 5R प्लस है ना, और माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर 4R माइनस R 3R का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 36 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा चलो एक बार इधर इसको ऐसे खोलते हैं, तो ये कितना हो गया 25R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर कितना हो गया 16R स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 196 और R वाला देख लेते हैं ना कितना हो जाएगा 140 माइनस 140R सॉरी प्लस 140R और प्लस 196, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा पहले डेटा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना, 4 कॉमन निकल रहा है ना, ठीक है। तो 4 कॉमन लोगे तो काटोगे तो इधर क्या हो गया 18 है ना, 18 इक्वल्स टू इधर कितना आ गया ज़रा देखना, 4 कॉमन ले रहे तो 4R स्क्वायर और प्लस ये आ गया 4 3 12 बात नहीं 35R है ना, और प्लस ये कितना हो गया 4 4 16 49, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ गया 4R स्क्वायर प्लस 35R प्लस 49 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 49 माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया 4R स्क्वायर प्लस 35R और यहाँ से हो गया माइनस 275, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, अरे स्प्लिटिंग नहीं, मैं तो सीधा वो स्प्लिटिंग मैं नहीं कर लेता, चलो कोई बात नहीं छोड़ो मैं कर लेता। 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर और माइनस 20R और प्लस और माइनस 275। तो यहाँ से देखो तो 4R कॉमन लिया और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4R और प्लस 55 4R प्लस 55, तो अंदर क्या बचा R माइनस 5, तो ये तो हो नहीं सकता, देयरफॉर R इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा 4R यानी कि 20। जैसे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है 2 सर्कल्स विथ सेंटर C1 एंड C2 हैव रेडियस 12 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। C1 and C2 have radius 12 and 9 respectively. If P is the point of intersection of the internal common tangent with the line joining the centers and C1 C2 है 35, ठीक है ना, then find the length of C1P, ठीक है ना। P क्या है ये, ठीक है ना। तो अब कह रहा है find the length of C1P, ठीक है ना। तो ज़रा देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा ये देखो ऐसे ही निपट जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12 हो गया और ये हो गया 9, है ना। अब अगर मैं इस पार्ट को A बोलूँगा तो इधर वाला पार्ट क्या होगा 35 माइनस A। अब ये सिमिलर ट्रायंगल है नहीं, तो सिमिलर ट्रायंगल है या फिर वो रेशियो क्या कि भाई A अपॉन 35 माइनस A इक्वल्स टू 12/9, तो ये और इजी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा अपने पास 3A इक्वल्स टू 4 है ना यहाँ, तो 4 इंटू 35 हो गया 140 माइनस 4A, तो 7A इक्वल्स टू A इक्वल्स टू है बात नहीं, ठीक है। पीछे वाले में भी ऐसा काम करता क्या नहीं, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो वही चीज़ होगी, ये फॉर्मूला तो यूज़ होगा, ठीक है। फिर देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉमन इंटरनल टेंजेंट
to the two given circles is 7 and length of common external tangent is 11. अच्छा देखो यहाँ दोनों दे दिया, मतलब पता है क्या है, अगर मैं ये ए बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज एक्चुअली 11 का स्क्वायर हुआ, हाँ, और ऐसे ही ए बी का स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब पूछा क्या है अपने से, लो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई, क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करते ही क्या हुआ, ये आ गया अपने पास R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, है ना, और इधर हो गया 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो बेसिकली इट इज, और ये 11 प्लस 7 हो गया 18 और 11 माइनस 7 हो गया 4, ठीक है, तो यहाँ से 4, तो R1 R2 इक्वल्स टू 18, इसका आंसर हो गया 18, ठीक है। अब अभी भी अपन ने एक क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखा हुआ है, ये वाला क्या कह रहा था, शो दैट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात है, क्या डाउट है बोलो। अब देखो अब यहां पे वापस हम उन चीजों पे आएंगे, है ना। अभी यहां देखो एक हेडिंग है, क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक सर्कल है S1, दूसरा सर्कल है S2, ब्लैक से बना हुआ है दोनों, ठीक है ना, और दोनों 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं P और Q। अब ये बताओ P और Q से आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, जितने चाहो। अरे बड़ा छोटा कितनी बार बोला, 2 पॉइंट से कितने सर्कल, मर्जी जितने चाहो। देखो ना, इन 2 पॉइंट से 3 तो यही बना हुआ है, चौथा पांचवा जैसा चाहो, ये पहले बता चुका है ना, कितना भी चाहो, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर S1 S2 की मीटिंग से पास करने वाला जो सर्कल है, ये ब्लू से बना हुआ है, आपको फील होगा ये एक वेरिएबल सर्कल है ना। तो तुरंत यहां आपको फैमिली ऑफ कर्व का फील आना चाहिए। आप मजे से ये जो ब्लू वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, या S2 प्लस लैम्डा S1 इक्वल्स टू 0, यस और नो। हर हाल में ये PQ को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां से आपको क्या फील हो रहा है कि लैम्डा बदलते जाओ आपको सर्कल मिलता जाएगा, है ना। तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले वो हजारों लाखों सर्कल की इक्वेशन को ये डिनोट करने लगा, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, यहां पर एक सर्कल को मानने में कितने अननोन की जरूरत पड़ती है, 3, G, F और C। यहां हमने ये ब्लू सर्कल को कितने अननोन में मान लिया, 1। तो ये मतलब इसका मैजिकल इफेक्ट है, क्योंकि अननोन 2 कम हो रहे हैं, तो मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो अननोन 2 होते थे, 1 कम होता था। यहाँ पे अननोन 3 होते हैं, 2 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या फील हो रहा है कि लैम्डा बदलते जाएंगे और सर्कल हमें मिलता जाएगा, है ना। तो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या कि देखो S1 बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोकस रहना एकदम, प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 और प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x will represent a family of circles, passing through the meeting point of
पॉइंट ऑफ क्या S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, लैम्डा बदलते जाओ, सर्कल मिलता जाएगा आपको, ठीक है ना। यानी कि हर लैम्डा के लिए सर्कल मिलेगा, है ना, ठीक है। अब जरा इस लैम्डा को -1 डाल के देखो तो क्या हो रहा है। तो लैम्डा, अरे कहाँ ध्यान है, लैम्डा के -1 डलते ही, फोकस्ड रहो यहाँ, खोए हुए एकदम, इधर बैठो तो, हाँ इधर रो पे बैठो, है ना। लैम्डा के -1 डलते ही एक लफड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर ही कट गया, वाई स्क्वायर ही कट गया, तो ये सर्कल ही नहीं रहा, ये लाइन रहा। तो पहले तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट सुधारते हैं कि ये जो ब्लू सर्कल को हम लिख रहे हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स 0, हियर लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1। ये अब छोटा सा एक करेक्शन हुआ, है ना। अब सुना, अब जब लैम्डा -1 है तो हमें S1 माइनस S2 इक्वल्स 0 दिख रहा है, विच इज अ लाइन, है ना। लेकिन किसी लैम्डा के लिए तो यह है, तो इसका मतलब ये जो हमने लाइन ऑब्टेन किया S1 माइनस S2 इक्वल्स 0, इसका इनके मीटिंग से पास होना मस्ट है। तो यहां से अब एक जादू हो रहा है, ठीक है। आपको बिना मेहनत किए ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दिख गई, बिना मेहनत की, ठीक है ना। आप इसकी इक्वेशन क्या बोल रहे हो, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अरे बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब हम S1 माइनस S2 इक्वल्स 0 जो लाइन ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर ये दोनों सर्कल मीट करेंगी तो इस लाइन का इनकी मीटिंग से पास होना मस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो मैजिकल लाइन है ना, ये आपको कई सवालों के जवाब दे रहा है, ठीक है। अब जैसे सोचो, आते हम जो टाइप ऑफ ये पढ़े थे, ठीक है ना, ये वाला, इसमें आते हैं। ज़रा देखो तो सेकंड फिगर में S1 माइनस S2 इक्वल 0 का क्या रोल आएगा, कॉमन टेंजेंट, कौन सा वाला, कौन सा, ICT की DCT, ICT। चलो यहाँ कंफ्यूज हुए सब लोग, तो अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, ICT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की पहचान होती है कि सेंटर्स उसके सेम साइड लाई करेंगे। सेंटर्स, ब्लू वाले को गौर करो, दोनों सेंटर्स सेम साइड लाई करेंगे। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की पहचान होती है सेंटर्स आइदर साइड लाई करेंगे। रेड वाले को देखो, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत इस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, आपको सेकंड फिगर में S1 माइनस S2 इक्वल 0 क्या दे रहा है, कॉमन टेंजेंट, कौन सा वाला, ICT, है ना। थर्ड फिगर में क्या दे रहा है, कॉमन कॉर्ड, जहां ये सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। फोर्थ वाले में क्या दे रहा है, फोर्थ वाले में क्या दे रहा है, कॉमन टेंजेंट, और कौन सा वाला है ये, DCT। अब सुनो क्या होगा, ये ICT होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो, पीछे मैंने एक दो स्लाइड रोक रखा था ना, उसको पहले भरेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैजिकल लाइन हम क्यों बोल रहे हैं, है ना। अब सोचो, अभी क्या मेहनत करके हम ये टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाले थे, अरे कहाँ गया, अभी हम खूब मेहनत करके टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाले थे, याद है, ये वाला, है ना, कैलकुलेटिव है ना। अब पता चला कहीं हमने क्वेश्चन देखा, कहीं हमने क्वेश्चन देखा और वहाँ हमें बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल के जितने भी कॉमन टेंजेंट्स हैं उनको लिखो, है ना। अब हमने नेचर चेक किया, पता चला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डिफरेंस ऑफ रेडियाई के मॉड के बराबर है। तो हमने क्या पाया, अरे ये तो इंटरनली टचिंग है, तो इंटरनल टचिंग में तो कॉमन टेंजेंट एक ही होगा, और वो क्या आएगा, S1 माइनस S2, कुछ करना ही नहीं पड़ा,
है ना। तो इस वजह से उसको हम मैजिकल लाइन बोल रहे हैं, है ना। अभी मैजिकल लाइन का एक खास नाम आएगा। तो अब पहले जो पुराने कुछ पेंडिंग स्लाइड्स थे उनको निपटाते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको फर्स्ट फिगर में कितने कॉमन टेंजेंट्स मिल रहे हैं? 4। रियांश कहाँ देख रहा है? फर्स्ट फिगर में कितने कॉमन टेंजेंट्स मिल रहे हैं? 4, है ना। तो 4 कॉमन टेंजेंट्स, 4 कॉमन टेंजेंट्स जिनमें दो DCT और 2 ICT, ठीक है ना। सेकेंड वाले में कितने कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं? यश कहाँ ध्यान है? 3 कॉमन टेंजेंट्स, 3 कॉमन टेंजेंट्स, है ना, जिसमें से 2 DCT है, 1 ICT है। थर्ड वाले में 2 कॉमन टेंजेंट्स, दोनों के दोनों 2 कॉमन टेंजेंट्स, है ना, और ये दोनों के दोनों DCT है, ठीक है। फिर इसमें एक ही कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट, और वो भी क्या है? DCT, 1 कॉमन टेंजेंट, और ये भी DCT है। इसमें इन दोनों ही फिगर्स में नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमें ये देखो, अरे बात नहीं, सारा नेचर पता चला, फिर अपन ने ये सारा देखा, तो वहाँ से 2 सर्कल्स के कितने कॉमन टेंजेंट होने हैं ये हमें मिल गया। और एक और मज़ेदार बात दिखी कि वो जो जादुई लाइन है S1 माइनस S2 इक्वल्स 0, सेकेंड फिगर में हमें दे रही है ICT, फोर्थ फिगर में हमें दे रही है DCT, ठीक है। अब एक बार पहले उस क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं, फिर सीधा हम फैमिली ऑफ सर्कल्स में होंगे। देखो क्या था क्वेश्चन, शो दैट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक काम करते हैं, फर्स्ट का सेंटर देखते हैं, C1 क्या होगा? 3,0। सेकेंड का सॉरी R1 9,0 यानी कि 3। फिर C2 -1,0 और R2 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा C1 C2 देखो तो कितना आ रहा है? 4। R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? 4। क्या फील हुआ? दे आर एक्सटर्नली टचिंग। और एक और मज़ेदार बात दिख रही है, दोनों का सेंटर एक्स एक्सिस पर है ना, और दोनों सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो यहाँ पे एक फील आ रहा है कि नहीं, इस फिगर को हम एक्सिस पे जाके बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्सिस पे जाके बनाएंगे तो ज़रा देखना, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं, बात नहीं, और एक छोटा सर्कल ले लेते हैं। दे आर एक्सटर्नली टचिंग, है कि नहीं? दे आर एक्सटर्नली टचिंग एंड दे आर टचिंग एट दी ओरिजिन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या सीन बना, ठीक है। इसी को पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, और इसको इधर एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर यही अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, और इसमें y एक्सिस ही एक कॉमन टेंजेंट का रोल प्ले कर रहा है, नहीं, y एक्सिस ही एक कॉमन टेंजेंट है। अब जरा इसमें हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट डालते हैं, ठीक है ना। हमने इस पे एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट डाला, रुको एक सेकंड, ठीक है, और इसको हम इधर एक्सटेंड कराते हैं। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कोई इसको ज़बरदस्ती मिलाते हैं। अभी सही करते हैं इसको।
हाँ हाँ, काम चला हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को जो 3 कॉमन टेंजेंट्स दिख रहा है उसमें से ये वाला तो क्या है, अब मतलब ICT है ना, और ये दोनों हो गए DCT। ठीक है ना, तो अपने जो कॉमन टेंजेंट्स बने वो अपना ये ब्लू से मैंने बना लिया है। ठीक है, ये ब्लू से हमने तीनों कॉमन टेंजेंट बना लिए। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। क्या कह रहा था, शो दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब अगर मैं यहाँ बोल दूँ ये A है, ये B है और ये C है, तो हमें एरिया ट्रायंगल ABC चाहिए। एरिया ट्रायंगल ABC चाहिए। अब देखो एरिया ट्रायंगल ABC चाहिए, तो देखो यहां पर हम क्या कहेंगे, एक का सेंटर है कितना, एक का सेंटर है 3,0, इसको हम बोल देते हैं C1 और इसको बोल देते हैं C2 -1,0। तो ज़रा देखो तो हम क्या जानते हैं कि जो C1B अपॉन C2B होगा वो R1/R2 होगा, यानी कि 3:1। तो देखो हमें तुरंत B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्या होगा, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो BC1 वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × -1 यानी कि -3 और -1 × 3 बोलो, और अपॉन और कॉमा 0 है ना। तो ये कितना आया ज़रा देखना, तो ये आ गया अपने पास -3,0। ठीक है ना, तो अब B जैसे ही -3,0 आया तो ज़रा देखना तो ये अपने पास R2 है, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा एरिया ट्रायंगल ABC नहीं, सॉरी कह रहा है टू प्रूव दैट, माने टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC को इक्विलैटरल करने का मतलब जरा देखना तो ये अगर थीटा है तो अगर मैं मतलब कह दूंगा कि और टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो अपने आप वो इक्विलैटरल है ना। तो अब हम यहाँ क्या सोच रहे हैं कि थीटा 30 डिग्री प्रूव हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखो तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को लिख सकते हो R2 और अपॉन BC2। ठीक है ना, तो अब B के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या निकाले, -3,0। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 3 और इतनी लेंथ कितनी है, तो ये क्या हो गया 2। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, BC2 का मतलब अगर ये ओरिजिन है तो R2 तो अपना हो गया है कितना 1, और BC2 को आप क्या लिख सकते हो OB -OC2 यानी कि कितना 1/3 - 1 यानी कि कितना हाफ। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, ठीक है। चलो तो ये सारी बात अपने कॉमन टेंजेंट की हो गई। अब यहाँ वापस हम वही फैमिली ऑफ सर्कल्स पे आ जाते हैं। ठीक है ना, और एक बार फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि भाई दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को P और Q पे काट रहे हैं, यश फोकस हो, दो सर्कल्स एक दूसरे को P और Q पे काट रहे हैं, तो P और Q से पास करने वाली सर्कल के इक्वेशन को एक अननोन में लिखा जा सकता है S1 + लैम्डा टाइम्स S2 = 0। हमें हर लैम्डा के लिए एक सर्कल मिलेगा एक्सेप्ट -1, है ना। और S1 - S2 अब एक जिसको मैं मैजिकल लाइन बोल रहा हूँ वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बिहेवियर रखेगा। अब इसको एक बार यहाँ पे पॉज लेते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो क्या है, अपने पास एक सर्कल है S और एक लाइन है L, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कितने जगह पे, दो जगह पे, है ना।
तो हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल को लिखना है। हम मजे से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और प्लस लैम्डा टाइम्स lx प्लस my प्लस n equals to 0 will represent a family of circles, will represent a family of circles passing through the meeting point of, या सीधा passing through P and Q, है ना, P and Q। हर लैम्डा के लिए हमें इस फैमिली का एक मेंबर मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखो कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं तो उनके मीटिंग से पास का सर्कल एक अननोन में आ गया S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 से। एक सर्कल एक लाइन एक दूसरे को दो जगह काट रहे हैं तो उन मीटिंग पॉइंट से पास का सर्कल को हम लिख पा रहे हैं S प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने फर्स्ट सिनेरियो को रिकंसिडर किया ये जानते हुए कि ये PQ से पास करने वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें पता है, और वो क्या होगी एक्चुअली S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब शुरू से हम ये नियम रखे हैं लैम्डा वाले फंडों में कि लैम्डा के साथ आसान वाला एक्सप्रेशन हम प्रेफर करते हैं। तो तुम सोचो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, सॉरी ये जो ब्लू सर्कल है, इसकी इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसा भी तो ट्रीट कर सकते हैं कि ये S1 और रेड लाइन के मीटिंग से पास करने वाला सर्कल है, या फिर ये S2 और रेड लाइन के मीटिंग से पास करने वाला सर्कल है। ये दोनों में से कुछ भी ट्रीट किया जा सकता है ना। मतलब आप चाहो तो यहां ब्लू सर्कल को लिख सकते हो S1 प्लस या फिर S2 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2। अब देखो आप यहां कंपेयर करो तो यहां लैम्डा के साथ कंपैरेटिवली आसान एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लैम्डा के साथ प्रॉपर 2 डिग्री है ना। इसमें लैम्डा के साथ क्या है 1 डिग्री है ना। तो यहां से ये एक प्रेफरेबल तरीका हो गया क्या कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 और प्लस लैम्डा टाइम और दोनों का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर कट गया और ये क्या आ रहा है, प्रथम ध्यान दो 2g1 माइनस 2x y c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 है ना। विल represent a family of circles, will represent a family of circles passing through, है ना, passing through P and Q, family of circles passing through P and Q। तो इसको प्रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे लैम्डा वाले पार्ट के साथ XY का लीनियर है जो कि पिछले में 2 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो अब यहां से फाइनल समरी बनाओ कि कभी भी दो सर्कल की मीटिंग से पास करना सर्कल अज्यूम करना है तो ये तरीका सही हो गया। एक सर्कल और एक लाइन के मीटिंग से पास करने सर्कल को अज्यूम करना है तो S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो अब यहां से उस मैजिकल लाइन पे थोड़ी बात करने जा रहे हैं और हेडिंग क्या है, तो उस मैजिकल लाइन का नाम पड़ा रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही होता है S1 माइनस S2 को, मतलब अगर S1 एक सर्कल है S1 इक्वल 0 और एक सर्कल है S2 इक्वल 0 तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स, है ना। तो देखो चूंकि S1 और S2 के एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ये ऑब्टेन हुआ है तो हर हाल में इसका दोनों सर्कल की मीटिंग से पास करना मस्ट है। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 विल ऑलवेज पास
will always pass through the meeting of S1 equals to 0 and S2 equals to 0। पहली बात, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हमें क्या दिखेगा? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस वही S1 माइनस S2 इक्वल 0 क्या दिखेगा? तो 2 टाइम्स G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस ये अपना हुआ रेडिकल एक्सिस, ठीक है। अब जरा इसका स्लोप देखो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ G1 माइनस G2 ठीक है ना। और जरा स्लोप ऑफ ए भी देखो, दोनों का सेंटर है, तो ए क्या है अपने पास? माइनस G1 कॉमा और ये है माइनस G2, ठीक है ना। तो जरा देखना तो क्या आ रहा है, देखो यहां से F1 माइनस F2 अपॉन, कुछ अच्छा दिखा? क्या अच्छा दिखा? कि जो अपना ये मैजिकल लाइन है ये सेंटर को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट से ऑलवेज परपेंडिकुलर है। मतलब हम कहेंगे कि रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी perpendicular to the line joining the center, the line joining the centers, ठीक है। अब चलो, अब एक रफ वर्क करते हैं। मान लेते हैं कि लेट R H comma K be a variable point such that length of tangent drawn, इधर ध्यान दो, length of tangent drawn from R on the two circles are equal, ठीक है। तो अब R H के एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप दोनों सर्कल पे डाल रहे हो टेंजेंट, तो वो लेंथ में सेम है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का शॉर्टकट क्या होता है? रूट एस पी। तो बेसिकली आप यहाँ क्या बोलोगे कि S1 एट R का रूट इक्वल्स टू S2 एट R का रूट हट गया। तो ज़रा देखो तो यहाँ से S1 एट R का मतलब क्या आ गया? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2G1H प्लस 2F1K प्लस C1 इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? है ना। एक तरफ ले आके H की जगह X और K की जगह Y रखो तो आप कहोगे देयरफॉर लोकस ऑफ R इज क्या? 2G1 माइनस G2 इंटू X F2 इंटू Y, एक सेकेंड, F1 माइनस F2 इंटू Y विच इज द रेडिकल। इसका मतलब यहाँ से एक मज़ेदार बात है कि ये जो रेडिकल एक्सिस है इस पर अगर आप कोई पॉइंट R लेते हो, है ना, तो और इस पॉइंट से अगर दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट डालना पॉसिबल हुआ तो ये टेंजेंट्स लेंथ में सेम होंगे। मतलब ये L है तो ये भी, ठीक है। तो हम रेडिकल एक्सिस को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे पॉइंट का लोकस सच दैट
उससे दोनों सर्कल्स पे डाले गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो, ऐसे पाथ को हम दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस कहेंगे। हाँ, बट सर वो P से Q के बीच में तो डालना है। अब उसमें क्या है, जब हम कोई लोकस फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उस पाथ की इक्वेशन बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट सारे पाथ को कवर करे, उस पॉइंट है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल हुआ टेंजेंट डालना तो वो हमेशा लेंथ में सेम है। बट जब मैं चलो मान लो तुम्हें दिखा कि नहीं आर तो इतने ही दूर में घूमेगा, लेकिन मैं अगर इसकी इक्वेशन निकालने कहूँगा तो पूरे लाइन की इक्वेशन ही बोलोगे ना तुम। तो लोकस बताने का मतलब होता है पूरा कर्व बताना। आइडेंटिफाई द लोकस का मतलब हुआ फिर पकड़ना कि कितने दूर में वो पी मूव करे। इस पे भी आगे बात होगी, ठीक है ना। तो अब देखो एक और मजेदार बात पता है यहां से क्या निकल के आ रही है कि अगर हम यहां पर कॉमन टेंजेंट डालें तो कॉमन टेंजेंट ने जिस पॉइंट पर रेडिकल एक्सिस को मीट किया, इस पॉइंट से अगर मैं कहता कि दोनों सर्कल पर टेंजेंट डालो तो वो यही और यही तो होता। इसका मतलब हम ये भी कहेंगे कि रेडिकल एक्सिस ने क्या किया, रेडिकल एक्सिस ने कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर दिया। रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट। यहां केवल डीसीटी है, अगर कहीं आईसीटी हुआ तो उसको भी काटेगा। अरे बस समझे। तो अब अच्छा एक और बात बताओ, क्या दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस ऑलवेज डिफाइंड होगा? क्या दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस ऑलवेज डिफाइंड होगा? हमेशा होगा। S1 माइनस S2 निकालो। रेडिकल एक्सिस डिफाइंड क्या हुआ? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। तो हमेशा ही आएगा, पक्का? देख लो है। अब देखो अगर सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गए तो यहां से यहां तक का पार्ट दोनों में सेम हो जाएगा, तो वहां S1 माइनस S2 मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। तो द ओनली पॉसिबिलिटी, जबकि दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस डिफाइंड नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे कुछ समरी है। पहला, रेडिकल एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, पक्की बात। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस टू द टू सर्कल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तीसरा, रेडिकल एक्सिस विल बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक बात है ना। और चौथा, in case of two concentric circles their radical axis will not be defined, ठीक है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग क्या कि जो दो सर्कल्स के लिए कहानी अपनी बनती है, 6 कहानी, उनमें किस किस कहानी में रेडिकल एक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या। तो एक मजेदार बात क्या थी, 3 सिनेरियो में तो आपको पहले से पता था, ये वाला और ये वाला। क्या था इसमें? सेकंड वाला जो था इसमें था कि भाई जो रेडिकल एक्सिस है वही अपना इंटरनल कॉमन टेंजेंट है। थर्ड वाले फिगर में क्या है कि जो दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है वही अपना रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। फिर जो चौथा फिगर है उसमें क्या हुआ कि जो दोनों सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, वही इनका रेडिकल एक्सिस है ना। लेकिन अब यहां पर सोचो, एक बहस हो सकती है, एक बार इसको मैं मिटाता हूं। एक बहस हो सकती है ना कि भाई दो सर्कल्स जब सेपरेटेड है तो रेडिकल एक्सिस का फील क्या, कुछ तो होगा ना भाई। S1 माइनस S2 करोगे तो लाइन आए, है ना। तो देखो यहां पे बेस्ट क्या होता है, जो DCT और ICT बने हुए हैं उनको बाइसेक्ट करती हुई लाइन, और सेंटर को जो ज्वाइन कर रहे हैं AB उससे परपेंडिकुलर। तो जैसे ही आपको ये फील आएगा कि बाइसेक्ट करना है और सेंटर्स के ज्वाइन से परपेंडिकुलर होना है तो तुरंत आपको ये वाली लाइन का फील आ जाएगा। क्लैरिटी?
अब यहां पर ये ग्रीन लाइन ऐसी चीज है जिस पर हम कोई सा भी पॉइंट पिक करें और दोनों सर्कल पे टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ में सेम। हमारी बात समझ में? एक और मजेदार बात सुनो कि अगर ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते, मतलब सेम साइज के, तो उस केस में अपनी ये ग्रीन लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगी। अभी बाइसेक्ट नहीं कर, अभी ए से दूर है, बी के पास है, लेकिन जैसे ही दोनों सर्कल सेम साइज के आएंगे तो ये उसको बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है ना? अब इसमें देखो, अब तीसरे वाले में सुनो, आपको कई बार इस चीज की जरूरत पड़ सकती है कि दो सर्कल मान लो पी और क्यू पे काट रहे हैं, तो पी क्यू की लेंथ क्या, पी क्यू की लेंथ क्या। तो देखो यहां पर पी क्यू की लेंथ को मजे से निकाला जा सकता है ए या बी में से किसी एक के इस्तेमाल से। जरा सोच के देखो, आपको ये ग्रीन लाइन की इक्वेशन क्या पता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है ना? ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, माइनस G1 कॉमा माइनस F1, है ना? क्या हम ये H निकाल पाएंगे? ए से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से। अब अगर हम ये H निकाल पाए तो देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो क्या R1 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का रूट, तो क्या मिल गया PC, और इसी का ट्वाइस। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में कॉमन कॉर्ड की लेंथ अगर चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स रूट के अंदर R1 स्क्वायर माइनस, सेम हम R2 के थ्रू भी आ सकते। R2 के केस में H फिर उधर से ले लेते, हमारी बात समझ में? ठीक है ना? एंड फाइनली अगर कॉन्टेंड है, अरे कहाँ देख रहा है जी आंच, अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर कॉन्टेंड है तो रेडिकल एक्सिस का फील क्या होगा। पहली बात तो देखो, ये सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन से परपेंडिकुलर, ठीक है? अब सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन से परपेंडिकुलर, तो मुझे कैसे अंदाजा लगा कि यहीं पर होगा? तो उसको अंदाजा लेने के लिए मैंने क्या किया, सोचा कि ये एक ऐसी लाइन है जिससे हम कोई भी पॉइंट पकड़े और दोनों सर्कल पे डाल दें टेंजेंट, तो लेंथ में क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो एक रफ आइडिया के लिए ये बढ़िया आइडिया था, है ना? तो आपको इस केस में आपने कहा कि भाई क्या ये हो गया अपना। तो मजेदार यहां क्या रहा, फर्स्ट फिगर और फिफ्थ फिगर में इंटरप्रेट करना कि भाई रेडिकल एक्सिस कैसे, सेकंड में फोर्थ में ज्योमेट्रिकली फील हो रहा है, फर्स्ट में और फिफ्थ में फील करना पड़ा कि कहाँ है रेडिकल एक्सिस, क्योंकि इनकी मीटिंग तो हो नहीं रही, ठीक है ना? और हमने पढ़ रखा है कि अगर मीटिंग होगी तो मीटिंग से ये पास कर जाएगा। हाँ, एक छठा फिगर जो अपना था, कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रिक वाला, उसमें हम क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सिस होगा ही नहीं। बात समझ रहे? मतलब अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स radical axis will not be defined. ठीक है? अब सुनो मेरी बात, देखो ये इस पेज से लेकर इस पेज की बहुत अच्छी समरी बननी चाहिए। कहाँ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है ना, ये इस स्लाइड से स्टार्ट लिया ना, ठीक है? ये देखो यहाँ ये छठे नंबर की स्लाइड है, छठे नंबर से लेकर और ये सिखाता गया मैं, है ना, यहाँ तक 6 से 15 तक। इसमें बहुत बढ़िया वाली समरी अपने माइंड में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।